गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है कि हम लोग बोर जो हमने पढ़ा था बोर परमाणु मॉडल, तो उसमें हम लोग बोर व्यास की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर करने में कितना समय लगता है, ये सब हमको पढ़ना है। मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल आपका ये पोर्शन है कि आपको सब पता करना है कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, बोर कक्ष में उपस्थित एच परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फार्मूला के थ्रू आप याद कर दीजिए, चूँकि मैंने डिराइव कर दिया है, बट आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा आइटम लिया है जिसका जो एक इलेक्ट्रॉन वाले मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला आइटम है, कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। के लिए ई आवेश का इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाले नाभिक से आर दूरी पर वी वेग से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। हमने कोई एक ऐसा आइटम लिया है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और ई आवेश का एक प्रोटॉन वाले नाभिक से, तो हाइड्रोजन का कि नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन हो गया एक, इलेक्ट्रॉन हो गया एक, न्यूट्रॉन हो गया आपका ज़ीरो। नाभिक से आर दूरी पर, नाभिक से जो आपका परमाणु है वो नाभिक से आर दूरी पर है और वी वेग से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। सिंपल सी बात है, अपने माइंड में ये चित्र बनाइए आप, कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया बट आप थोड़ा समझिए कि मान लीजिए कोई आपका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके नाभिक में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और उसके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो राउंड कर रहा है। नाभिक से उस कक्ष की दूरी जो है वो आर है, इलेक्ट्रॉन की दूरी है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन वाले नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन वाले नाभिक से दूरी, क्योंकि इस पूरे में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि क्यों सिर्फ एक परमाणु वाला लिया गया, मतलब क्यों सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला लिया गया है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी आपका एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यानी आपका हाइड्रोजन हो गया और एक प्रोटॉन वाले नाभिक से वो आर दूरी पर वी वेग से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप ये दिमाग में रखिए कि जब ये पूरी प्रोसेस आपको दी गई तो पहला से क्वेश्चन निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस बल के कारण नाभिक से बंधा होता है। अभिकेंद्र बल, जैसा कि आप जानते हो, अगर अभिकेंद्र बल से बैलेंस रखता है mv²/r से। ठीक है, तो बोर के अनुसार एक उन्होंने दिया नियम कि E²/r² इज इक्वल mv²/r। ठीक है, E²/r² mv²/r, जहाँ से आप v² की वैल्यू निकालते हो, v की वैल्यू जो कि आपको चाहिए होती है, बट यहाँ पे मैंने v² का निकाला है, आपको बाद में मतलब समझ में आ जाएगा। v² की वैल्यू क्या निकाली मैंने? E²/r/r²m E²/rm, एक एक आर आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको दूसरा जो इक्वेशन मिला वो मिला mvr इज इक्वल NH/2π। ये दो इक्वेशन है, पहला आपका E²/r² इज इक्वल mv²/r, दूसरा आपका है mvr इज इक्वल NH/2π। ठीक है, तो पहले आपको निकालना है इन्हीं दो इक्वेशन के माध्यम से आपको निकालना है त्रिज्या, बोर व्यास की त्रिज्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले से मैंने v की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले फॉर्मूले से mvr इज इक्वल NH/2π से v इज इक्वल NH/2πmr। ठीक है, ये आपने निकाला पहला। अब आपको निकालना क्या है? रेडियस। आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सबका मान पता होना चाहिए, तभी निकल के आएगा। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, यहाँ से v² चूँकि आपको वहाँ पे नहीं मिला है ना, v है सर, तो v² करने के लिए आपको दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा, यानी v² इज इक्वल n²h²/4π²m²r²। तो v² आपको मिल गया और v² की वैल्यू आप यहाँ से रखिए E²/rm, वहाँ पे आप रखोगे E²/rm इज इक्वल n²h²/4πm²r²। आप इसको हल करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी n²h² बराबर 4π²me²। ये वैल्यू आपको r की मिलेगी। आपको ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का लिंक पूछ सकता है कि त्रिज्या क्या होगी, तो आप तुरंत वहाँ पे निकाल लो। जहाँ पे n क्या है, आपकी कक्ष की संख्या है, पहले कक्ष में है, दूसरे कक्ष में, तीसरे कक्ष में है, ये h प्लैंक कांस्टेंट, m मास है आपका, e आवेश है आपका, r त्रिज्या है आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उससे नाभिक की दूरी है r, वही मुझे फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए मैंने H परमाणु लिया था, तो पहले कक्षा के लिए, पहले कक्षा के लिए इसलिए लिया सिर्फ H एटम के लिए यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि H में एक होता है। तो जब n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको तुरंत एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी और अगर एटम के लिए लेते हैं तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका फार्मूला थोड़ा बिगड़ सकता है। तो आपको सिंपल सा फार्मूला याद होना चाहिए जिसमें आप किसी का भी वैल्यू रखिए तो आपको डायरेक्टली मिल जाए।
एच परमाणु के प्रथम कक्ष के लिए R1 हो गया, क्योंकि पहले कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे हैं आप। एच स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप इसको इसमें रखिए और उसका वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। आपको मेन चीज़ ये है कि आपको ये याद होना चाहिए आर क्यू, चूँकि मैंने डिराइव कर दिया है बट डेरिवेशन कहीं पूछता नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। आपको सिर्फ मेन फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए कि क्या आपको पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी, जो सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट यही आता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है तो उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता। एनर्जी का लॉस तभी होता है जब वो पहले कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, इमिट करता है, उत्सर्जन। और जब बाहरी कक्षा से ऊपर के स्टेट से नीचे के स्टेट में आता है तो हमने पढ़ा था ना कि जब स्टेट ऊर्जा का ह्रास तभी होता है जब ऊपर ग्राउंड हाई स्टेट से लोएस्ट स्टेट में आएगा, ठीक है। तो एक होता है जो मैंने बताया था कि अवशोषण ऊर्जा और उत्सर्जन ऊर्जा, इसे बताया था कल मैंने आपको क्लास में, तो उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको जो भी पढ़ना है वो आपको मेन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और पूरी सीरीज और ये पूरा फॉर्मूला, इसी से डायरेक्ट आपका सवाल लगेगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है किसी कक्षा में, उसकी ऊर्जा क्या होती है। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा।